हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। आज मेरे साथ हैं एक्सपर्ट टॉक्स में दीपक सर, जो कि आज बात करेंगे हम लोग जियोग्राफी और साथ ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में। साथ ही सर का करीब 7 साल का एक्सपीरियंस है इसमें यूपीएससी के क्षेत्र में। डिटेल बात होगी इस बारे में। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। दीपक सर, सबसे पहले स्टूडेंसी पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बात करेंगे एक्चुअली क्या है, मैं एक सीरीज सर स्टार्ट किया हूँ जिसमें एक्सपर्ट की राय कुछ मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। तो बीइंग ए एक्सपर्ट सर, आप यूपीएससी में जियोग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को किस तरीके से देखते हैं? सर, पूरा ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट ये काफ़ी अच्छा सेगमेंट है और काफ़ी रोल है इसका। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूँ तो प्रीलिम्स में आपके ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लगभग 35 to 40 क्वेश्चंस का रेशियो रहता है। लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कुछ कम हो सकता है। हाँ, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। अगर मेंस की बात किया जाए तो फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी सेगमेंट को रखा गया है हिस्ट्री और सोसाइटी के साथ में, और थर्ड पेपर में है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इनके साथ में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट भी है थर्ड पेपर में। तो एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है और काफ़ी बड़े सेगमेंट होने के बाद अच्छा खासा अंकदायी सेगमेंट भी है। एक बार आप अगर तैयार कर लेते हैं तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चंस का दायरा कहीं से भी आता है, आप उसको आराम से आसानी से टैकल कर सकते हैं। सर, थोड़ा स्टैटिक्स और करंट ओरिएंटेड, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट है, करंट ओरिएंटेड ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है करंट का सर। तो कैसे हमें कवर करना है? पहले तो स्टैटिक पोर्शन और साथ ही अब करंट, क्योंकि सारा पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो सर कैसे कवर करें इन दोनों सेगमेंट? ज्योग्राफी में तो ज़्यादा, अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर चीज़ें हमें स्टैटिक ही पढ़नी होती हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हमें करंट और स्टैटिक को करंट के साथ लेकर के चलना है। तो उसके लिए पूरा प्लान होता है। जैसे कि अब अगर मान लीजिए इकोसिस्टम की बात मैं करूं, तो हम अगर इकोसिस्टम कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम में हम क्या करेंगे, उसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, किस प्रकार से फंक्शन करता है इकोसिस्टम, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। फिर हम उसको भी डिपेंड करते हैं कि कंपोनेंट्स एंड क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में। अब हम वहीं पर स्टैटिक बातों को भी देख लेते हैं कि बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। इन सारी बातों को हम पढ़ने के साथ साथ देखते हैं कि जो करंट में डेवलपमेंट है, जैसे कि मिष्टी पहल है, टाइप्स। जब हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में हम उस वहीं जो आपका स्टैटिक पार्ट है, उस स्टैटिक पार्ट को पढ़ने के साथ साथ, जैसे आपने पढ़ लिया मैंग्रोव्स के बारे में, आपने पढ़ लिया कोरल्स के बारे में, तो इनको आप पढ़ें और उसके साथ साथ तुरंत करंट के साथ अपडेट कर लें। जैसे अभी हाल ही में बजट में सप्तऋषि के पार्ट के रूप में मिष्टी पहल को शुरू किया गया, तो आप वहीं पर मिष्टी पहल के बारे में पढ़ लिया आपने। अमृत धरोहर योजना शुरू की गई तो आप अमृत धरोहर योजना को भी आपने नोट्स में ऐड कर लिया आपने, ठीक है। उसके साथ साथ अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उस फॉरेस्ट रिपोर्ट को भी आप तुरंत अपने नोट्स में ऐड कर लें। तो चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके करें। पोल्यूशन टॉपिक अगर आप कर रहे हैं तो कन्वेंशनल पढ़ें और साथ में करंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है उसको वहीं पे ऐड करते चलें। तो दोनों चीज़ें में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट वाले सेगमेंट में। जियोग्राफी में तो ज़्यादा रोल आपके कन्वेंशनल का ही है, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, ओशनोग्राफी हो या बायोजोग्राफी हो, तो ज़्यादातर रोल है आपका कन्वेंशनल। स्टैटिक पोर्शन जो है उसका ज़्यादा रोल है। हाँ, तो उसमें भी आप मैपिंग का एक अच्छा खासा रोल है, इंडियन मैपिंग का, क्योंकि इंडियन मैपिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अच्छा, मैपिंग में भी हमें क्या ध्यान देना है कि अगर कोई चीज़ें करंट में चर्चा में हैं, उनके लोकेशन को ज़रूर ध्यान दे के जाना है, उन्हें ज़रूर से पढ़ के लेना। हाँ, उसके आसपास की चीज़ों को। अगर कोई नेशनल पार्क है तो उस नेशनल पार्क, अगर कोई नेशनल पार्क चर्चा में है तो उस नेशनल पार्क से निकलने वाली कोई नदी है उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है। अगर वहाँ पर कोई वाटरफॉल है तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें ध्यान देनी है। एक बीइंग ए एस्पिरेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जीएस और जो ऑप्शनल दोनों आप कवर करते हैं जियोग्राफी का, तो सर अगर हम उसमें इमेज डालते हैं, बहुत बार लोग कहते हैं कि इमेज की कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आपको इतने बॉक्स बना के डालना होता है या एक पेज में 2 इमेज डाल सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा आप इमेज के बारे में बताना चाहें। इमेज का देखिए क्या है कि जैसे आप अगर सिनॉप्सिस बना सकते हैं, कोशिश करिए कि एक फ्लो चार्ट, जैसे आंसर लिखने के क्रम में अगर आप आंसर लिख रहे हैं
तो अगर हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे दें, ज्योग्राफी में इसका बहुत स्कोप होता है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर इस बात का बहुत स्कोप होता है कि आप आंसर को अच्छे से डिज़ाइन करें। आपका प्रेजेंटेशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा ज़्यादा इफेक्टिव होगा और उसमें नंबर भी उतने अच्छे मिलेंगे। तो ज्योग्राफी में क्या है कि हम जैसे ऑप्शनल में क्या कराते हैं कि आंसर लिखने से पहले कोई भी आंसर जैसे फॉर्मेट करना है, अब तो वो पैटर्न रहा नहीं कि 600 शब्दों में आंसर लिखना है, हमें लिखना है आंसर 250 शब्दों में। तो टू द पॉइंट बात पहले हम क्या करें कि एक सिनॉप्सिस बना दें, डायग्राम अपना बनाएं, डायग्राम बनाने के साथ साथ हम एक सिनॉप्सिस बना दें या हम मैं कहूँ एक फ्लो चार्ट बना दें अच्छा सा, इतनी दायरे में हम बात करेंगे, एक इफेक्टिव फ्लो चार्ट बना दें और फिर उसके बाद जो भी आंसर की जो भी बातें हैं उन्हें टू द पॉइंट टू पॉइंट हम अगर लिख दें तो हमारा आंसर कहीं बेहतर हो जाता है। सर 250 वर्ड में क्या कितने मैक्सिमम हम इमेज यूज कर सकते हैं, 2 3 4 कितना? वो तो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर है। हाँ, क्वेश्चन की जैसे हम लोग हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है आंसर राइटिंग का प्रोग्राम, मैं आपको बता दूं। तो आंसर राइटिंग के प्रोग्राम में मैं क्या कराता हूँ कि पहले फोकस्ड राइटिंग कराने की कोशिश करता हूँ बच्चों को। है क्या कि सबसे जो मैंने पिछले कई सालों में ये बात महसूस की कि स्टूडेंट्स के पास जब हम उनको कोई टॉपिक करा देते हैं, पढ़ा देते हैं, तो फिर उनके पास काफ़ी नॉलेज हो जाता है किसी भी क्वेश्चन पे लिखने के लिए। अब वो क्या करते हैं, वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है, वो टॉपिक में आ ही नहीं पाते। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं पूछूं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण कैसे किया जाता है, इस बात में अगर हमें क्वेश्चन लिखना है, इस लाइन में लिखना है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फिर वो पूरा भागना शुरू कर देंगे। कैसे बनेगा, क्या क्या सिचुएशंस होनी चाहिए, कोरियोलिस फोर्स क्या होना चाहिए, टेम्परेचर महासागर का क्या होनी चाहिए, ठीक है, इन सारी बातों को बताते हैं। तो शुरुआत से ही मुझे मतलब जब मैं स्टूडेंट था तब भी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने एक ऐसा प्रयोग किया कि जैसे टू द पॉइंट मैंने लिखाने की कोशिश की और बच्चों को अपने पहले मैंने उनको फोकस्ड राइटिंग कराई जिसमें 25 शब्द, 50 शब्द और 75 शब्दों में मैंने काम कराया इफेक्टिवली। एक क्वेश्चन को मैंने 3-3 पार्ट में तोड़ करके, 4-4 पार्ट में तोड़ करके और उसको 25 शब्दों में, 50 शब्दों में, 75 शब्दों में लिखाया और फिर ऐसे करते करते 100 और 200, 250 वर्ड्स तक उनको लेकर के चला। तो अब कई स्टूडेंट्स हैं जिनके आंसर हैं और बड़ा अच्छा अब परफॉर्म वो करने लग गए हैं, टू द पॉइंट रहने लगे हैं। तो इधर उधर की बातों के लिखने के बजाय अब सीधा आप फोकस्ड हो जा रहे हैं। सर बात थोड़े 2 एस्पिरेंट की मैं करना चाहूँगा कि एक तो पहले कोचिंग ले रहा हो बच्चा 1-2 साल से और साथ ही 1-2 बार अटेम्प्ट दे चुका हो, उसको इसके बारे में नॉलेज होता है। कोई न्यूबी होता है जो न्यू एस्पिरेंट होता है, कैसे इन सब्जेक्ट को स्टार्ट करे? जैसे आप जियोग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करते हैं, ये दोनों कैसे इंटरलिंक करे, मेंस का, पीटी का, वो कैसे लेके चले आगे? देखिए, अगर कोई न्यू कमर है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं लिया है कहीं से भी किसी भी जगह पे, देखिए कोचिंग्स का सबसे बड़ा रोल है गाइड करना आपको। आप अगर कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो आपकी मिस्टेक को वो आदमी गाइड आपको बता सके कि आप इस जगह पे मिस्टेक कर रहे हैं और इस मिस्टेक को दूर करके इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अगर सेल्फ आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ठीक ठाक ये रहेगा कि आप NCERT की किताबों को फॉलो करिए। सबसे बेस्ट है NCERT किताबों को। बेसिक के लिए आप जियोग्राफी में 6 से लेकर के 11 तक की किताबें सारी इंपॉर्टेंट हैं अगर मैं कहूँ, लेकिन अगर उनमें भी सेलेक्टिव बनना है आपको तो 9th क्लास की और 11th क्लास की, ये 2 बुक्स तो आप अच्छे से फॉलो करिए। और इसके साथ साथ थोड़ा सा करंट अफेयर्स की चीज़ें, अब तो करंट अफेयर्स तो भरमार है, कहीं भी मिल जाता है आपको। बिल्कुल, स्टैंडर्ड बुक का बहुत ज़्यादा रोल है। यूपीएससी के लिए आप सिर्फ NCERT किताबों को फॉलो करिए। यूपीएससी का बहुत अच्छा क्राइटेरिया रहता है, वो NCERT किताबों से बाहर जाते नहीं हैं। अगर NCERT से बाहर जाते हैं तो न्यूज़पेपर की चीज़ों को ले आते हैं। आप मेरे पास 1 साल का न्यूज़पेपर रखे हुए हैं और मेरे सामने आप ले के आइए पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, मैं सारा पेपर आपको सिर्फ न्यूज़पेपर से सॉल्व करा दूंगा। तो ये रोल है न्यूज़पेपर का। है क्या कि एक ट्रेंड सा चल रहा है कि न्यूज़पेपर आप मत पढ़ो, हम आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ के प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा सा मुझे ये पैटर्न ठीक नहीं लगता, क्योंकि न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है आपके प्रिपरेशन में, एक बड़े गाइड के रूप में है। उससे सिर्फ भाषा ही इम्प्रूव नहीं होती आपकी, बल्कि लिखने की शैली, आपके पास एक अच्छा खासा वर्ड पावर आ जाता है, लिखने की शैली आ जाती है और आप करंट अफेयर से तो जुड़े ही रहते हैं। बीइंग एक्सपर्ट सर, अपने मन की बात कुछ बताना चाहें एस्पिरेंट को, क्या कहना चाहेंगे, कैसे? मेरे मन की बात यही है कि जो इस बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत करके जाएं और एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा कूल होकर के रहें। थैंक यू सर। आप थैंक यू सर।